नमस्कार सभी को, एक बार फिर से सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में विस्तृत चर्चा होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। कथेतर गद्य साहित्य से संबंधित मैंने जो वीडियोस चैनल पर अपलोड किए हैं उनमें आप लोगों की बहुत कमेंट्स आए कि कथेतर गद्य साहित्य की अवधारणा पर यानी यूनिट 1 पर एक वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो मैं आपके कहने पर लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो इस वीडियो में चीज़ें आपको बहुत तरीके से, बिंदुगत तरीके से समझाई जाएंगी ताकि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी चीज़ों को समझ पाएँ, सीख पाएँ और याद कर पाएँ। तो बिंदुगत तरीके से चीज़ें यहाँ पर समझाई जाएंगी, तो आप निश्चिंत रहें, आपका ये टॉपिक पूरी तरह से इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं ये कहूँगी कि आप सुनते सुनते जो चीज़ें हैं, बिंदु निकल कर आते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, वो नोट करते चलिए ताकि बाद में आपके लिए वो सहायक सिद्ध हो सकें। तो कथेतर गद्य साहित्य, सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं, क्योंकि जब आप इसकी परिभाषा बताएंगे तो आपको इसका अर्थ बताना ही पड़ेगा और बताना भी चाहिए। तो कथेतर गद्य साहित्य जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कथेतर को अगर थोड़ा तोड़कर आप देखेंगे तो यहाँ 2 शब्द निकलेंगे, एक निकलता है कथा और दूसरा इतर, यानी 2 शब्दों के मेल से, या जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द निकलेंगे, पहला कथा, दूसरा इतर। कथा से इतर, आप इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं, यानी ऐसी कोई भी विधा जो कथा से इतर हो, यानी जिसमें कथात्मकता ना हो, वो क्या कहलाएगी या फिर वो किसके अंतर्गत आएगी? वो आएगी कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत। तो ये तो है कथेतर गद्य साहित्य का जो एक शाब्दिक अर्थ हो सकता था, या फिर इसको थोड़ा और विस्तार देके आप परिभाषा अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी अवधारणा पर। तो कथेतर गद्य साहित्य जो है, हिंदी साहित्य में बात करें तो 2 मुख्य वर्गों में हिंदी साहित्य को बांटा जाता है। पहला आता है कथात्मक गद्य और दूसरा आता है कथेतर गद्य। कथात्मक गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास आदि आ जाते हैं, क्योंकि इनमें एक कथा निहित होती है। जाहिर सी बात है, कोई उपन्यास है उसमें भी एक कथा निहित होती है, वहीं कहानी तो कहानी है ही, नाम ही इसका है, तो इसमें तो एक कथा निहित होती ही है, कल्पना का पुट होता है। वहीं दूसरा बन के आता है कथेतर गद्य साहित्य। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधाएँ आती हैं ये हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में मैं एक बार फिर से बता दूँगी इन्हें बिंदुगत तरीके से। अब जो कथेतर गद्य साहित्य है उस गद्य रचनात्मकता को कहा जाता है। यहाँ पर एक लिखित परिभाषा आपको दी जा रही है ताकि आप अपनी, जो अभी मैंने आपको अपने शब्दों में समझाई है वो आप समझ गए होंगे। बाकी लिखित रूप में भी आप इसको देख लीजिए ताकि आप इस अपनी परिभाषा में कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर पाएँ। तो कथेतर गद्य साहित्य उस गद्य रचनात्मकता को कहा जाता है जो कथा प्रधान ना होकर विचार प्रधान। ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने चाहिए। क्या क्या? पहला आता है विचार प्रधान, और इसके बाद सूचनात्मक होना चाहिए, विश्लेषणात्मक और आत्मानुभूति परक होने चाहिए या होते हैं। इसके अंतर्गत ये आते हैं। आगे बढ़ें, इसकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। हालांकि ये जो यहाँ पर बताई गए हैं ये इसकी विशेषताएं ही हैं। 4 जो विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, विशेषताएं कह लीजिए, प्रवृत्तियाँ कह लीजिए, या इसके मुख्य तत्व कह लीजिए। बाकी लिखित रूप में भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंतर्गत बनता है विचार और अनुभव की प्रधानता होती है, न कि कल्पना की। किसमें? कथेतर गद्य साहित्य में। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि विचार और अनुभव की प्रधानता होती है, कल्पना की नहीं। क्यों? कल्पना की प्रधानता किधर होती है? वो होती है कथा साहित्य में। दूसरा पॉइंट बनता है लेखक के दृष्टिकोण, चिंतन, विवेक और आलोचनात्मक बौद्धिकता का इसमें प्रमुख स्थान रहता है। जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, बेहतर होगा बाद में नोट्स मांगने से, क्योंकि अभी आप चीज़ें जो सुनते हैं उनको आप तुरंत नोट डाउन करेंगे तो वो जल्दी आपको याद हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसमें सामाजिकता, राजनीतिकता और सांस्कृतिकता, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ साथ में व्यक्तिगत मुद्दों पर तथ्यों और विश्लेषण के माध्यम से दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। यानी यहाँ पर तथ्यात्मकता होती है और विश्लेषणात्मकता, या फिर कह लीजिए एक व्याख्यान परख शैली का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है।
चौथा पॉइंट बनता है भाषा अपेक्षाकृत प्रामाणिक, सीधी सादी और तर्कशील होती है। तर्कों की तो यहाँ पर प्रधानता होती ही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ें तो बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं। हालांकि मैंने आपको जब इसकी परिभाषा और स्वरूप बताया तब मैंने इसकी विधा पर चर्चा ऑलरेडी कर ली है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ। तो इसके अंतर्गत आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कई विधाएं आती हैं जिसमें कि यात्रा वृत्त, जिसको यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं या फिर यात्रा साहित्य भी नाम दे दिया जाता है। दूसरा आता है रेखा चित्र। तीसरी विधा आती है संस्मरण। संस्मरण और रेखा चित्र में कई बार लोग अंतर मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसके संदर्भ में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने रेखा चित्र के उद्भव, विकास और विस्तार से उस पर चर्चा की है। उसमें ही मैंने बताया है कि रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है, तो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगला आता है विधा रिपोर्टाज, जिस पर मैंने चैनल पर विस्तृत चर्चा कर ली है, तो जाकर आप वो वीडियो भी विजिट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और निबंध या फिर लेख, आर्टिकल्स, वो भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। इसी तरह से इसके अंतर्गत जीवनी भी आती है, किसी के जीवन पर आधारित, जिसको बायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। और वहीं अगला तत्व आता है, फिर अगली विधा इसके अंतर्गत आती है आत्मकथा, जो व्यक्ति स्वयं लिखता है, जिसको अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो जितनी विधाएं मैंने बताई हैं ये आपने सुन ली होंगी, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इन विधाओं के बारे में बताना चाहिए। आगे बढ़ें तो इसके उद्भव और विकास पर बात कर लेते हैं। कथेतर गद्य साहित्य जो है हिंदी साहित्य के विकास क्रम में गद्य लेखन का विशेष महत्व रहा है शुरू से ही, और मुख्य रूप से आधुनिक काल से हिंदी साहित्य जगत में गद्य लेखन का जो एक उद्भव या फिर वहीं से ओरिजिन होता है। और जाहिर सी बात है गद्य लेखन के अंतर्गत ही कथेतर भी आता है। गद्य लेखन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो कथा, दूसरा कथेतर। तो कथा और कथेतर दोनों का विकास और उद्भव साथ साथ हुआ था। आगे बढ़ें तो गद्य साहित्य की दो प्रमुख धाराएं हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, तो अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं समझती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं बाद में। आगे बढ़ें तो 3 चरणों में बात होने वाली है इसकी विकास यात्रा पर। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, 3 चरण कह लीजिए या मैं इसको 4 चरण भी अगर कह दूँ तो गलत नहीं होगा। विकास यात्रा के अंतर्गत 4 चरणों में बात होगी, जिसमें सबसे पहले आएगा प्रारंभिक चरण यानी आरंभिक बिंदु जहाँ से आरंभ होता है, दूसरा आएगा मध्यवर्ती, और तीसरा आएगा आधुनिक यानी स्वतंत्रता के पश्चात, और चौथा आएगा समकालीन यानी जो अभी तक चल रहा है 1980 के बाद से लेकर अभी तक का युग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक चरण पर, जो कि 19वीं शताब्दी से शुरुआत इसकी हुई, क्योंकि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ और वहीं से हिंदी गद्य लेखन परंपरा शुरू हुई। तो जाहिर सी बात है यहीं से कथेतर गद्य विधा का भी जन्म हुआ। तो 19वीं शताब्दी इसका समय काल है, ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। कथेतर गद्य साहित्य का प्रारंभ भारत में अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक चिंतन के प्रसार के साथ हुआ। आधुनिक निबंध, आलोचना, यात्रा वृत्त आदि का आरंभ इसी समय हुआ। यात्रा वृत्तांत आप सबको पता होगा, भारतेंदु जी ने भी स्वयं यात्रा वृत्तांत लिखे थे। भारतेंदु युग से ही निबंध, आलोचना और यात्रा वृत्त तीनों का ही लेखन कार्य होने लगा था, और तीनों ही विधाएं कथेतर के अंतर्गत आती हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि जैसे समाज सुधारकों ने गद्य लेखन पर काफ़ी कार्य किया। भारतेंदु युग में प्रारंभिक निबंधों और सामाजिक लेखों के माध्यम से कथेतर गद्य की नींव पड़ती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भारतेंदु युग से ही कथेतर गद्य शुरू होता है, यहीं पर इसका ओरिजिन है। दूसरे बिंदु पर आते हैं या दूसरे युग पर आते हैं, वो है मध्यवर्ती विकास या फिर मध्यवर्ती युग। किसके विकास का? कथेतर गद्य विधा का, जिसका समय काल है 20वीं शताब्दी। तो इसके अंतर्गत बात करें तो छायावादी युग आ जाता है, और उसके बाद हिंदी कथेतर गद्य साहित्य में विविधता आती है। सबसे प्रमुख बात जो है वो आती है रामचंद्र शुक्ल जी की। क्यों? क्योंकि जो हिंदी आलोचना
विधा है वो उससे विधागत रूप भी आचार्य शुक्ल ने ही दिया, जिसके चलते हिंदी आलोचना को शुक्ल जी के नाम पर ही विभाजित किया जाता है। किस तरह से? शुक्ल जी से जो पूर्व युग रहा वो शुक्ल पूर्व युग बोला जाता है, आलोचना की बात मैं कर रही हूँ। दूसरा शुक्ल युग और तीसरा शुक्लोत्तर युग। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने कथेतर गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा आलोचना के क्षेत्र में। अगला पॉइंट आता है महादेवी वर्मा के अतीत के चित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ और पथ के साथी जैसे जो संस्मरण संग्रह रहे हैं या फिर निबंधों के संग्रह रहे हैं, इनमें भावनात्मक और संवेदनशीलता को नई दिशा दी है। आगे बढ़ें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि इसी युग की बात हो रही है अभी, मध्यकालीन युग की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह जैसे आलोचकों ने हिंदी आलोचना को एक सशक्त वैचारिक आधार दिया। किसने किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। आप इसमें और भी नाम ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ मुझवानी, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला हो जाएगा मैनेजर पांडे का, वहीं अगला हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का, और इसके साथ ही अगर व्यंग परख दृष्टिकोण के साथ में देखेंगे तो उसमें नाम आ जाएगा हरिशंकर परसाई जी का। इसी तरह से आप नाम एड ऑन यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो आत्मकथा और यात्रा वृत्त विधाएं भी इसी काल में विकसित हुई, जिसमें किसका किसका नाम आ जाएगा? यात्रा वृत्त जहाँ पर आता है वहाँ पर आप अज्ञेय का तो नाम आँख बंद करके डाल ही सकते हैं, निर्मल वर्मा का नाम डाल दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ जैनेन्द्र कुमार की बात लिखित रूप से की गई है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो तीसरा युग आता है आधुनिक युग, यानी कि 1950 के बाद का। अभी तक दो युग की या दो कालों की बात हो गई है। आधुनिक युग की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद की बात यहाँ पर हो रही। जाहिर सी बात है 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, तो 1950 का जो बाद का समय है वो स्वतंत्र युग भी कहलाएगा। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी गद्य कथेतर गद्य में अधिक विविधता और गहराई आई। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कृष्णचंद्र ने व्यंग को एक सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। कृष्णचंद्र जो हैं वो विभाजन की त्रासदी पर लिखते हुए नज़र आते हैं, उसमें वो व्यंग भी करते हैं। और हरिशंकर परसाई जी तो अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए या व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने ही जाते हैं। सदाचार का तावीज़ आप सब ने इनकी रचना पढ़ी होगी, तो इस तरह से आप चीज़ें याद कर सकते हैं। आत्मकथा, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, संस्मरण, यात्रा वृत्त, भाषण आदि विधाओं का विस्तार भी इसी युग में होता है। आगे बढ़ें तो धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, अमृतलाल नागर आदि जैसे लोगों ने या फिर साहित्यकारों ने इस विधा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा पॉइंट आता है या फिर चौथा युग आता है वर्तमान परिदृश्य का, यानी अभी का, 21वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत बात करें तो आज कथेतर गद्य साहित्य का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है, क्योंकि समय के साथ में विधा या फिर कोई भी चीज़ है, साहित्य है, कोई बोली है, भाषा है, सबका अपना एक विस्तार होता ही होता है। अब वर्तमान परिदृश्य में ब्लॉग लेखन, जाहिर सी बात है, हम फ़ोन उठाते हैं, गूगल पे कोई कुछ भी टॉपिक सर्च करते हैं, कोई ना कोई एक ब्लॉग मिल जाता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के साथ में कथेतर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। ब्लॉग लेखन, स्तंभ लेखन, डिजिटल पत्रकारिता, आत्मकथात्मक लेखन, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर निबंध, स्त्री विमर्श आदि के माध्यम से यह साहित्य समसामयिक संदर्भों से जुड़ता जा रहा है। कौन सा साहित्य? कथेतर गद्य साहित्य की यहाँ पर बात हो रही है। नए लेखक स्वतंत्र शैली और विविध विषयों पर कथेतर गद्य साहित्य में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब शैली का कोई भी यहाँ पर बाध्यता नहीं रह गई है इस युग में। तभी तो आजकल हर कोई कवि या फिर कवित्री बना बैठा है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई छंदों की बाध्यता है, ना ही कोई ऐसा है कि आपको तुकांत करना ही है। आप स्वतंत्र भी लिख सकते हैं, यानी मुक्तक छंद जब से आए हैं तब से स्वतंत्र लेखन कोई भी कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि स्वतंत्र शैली और विविध विषयों पर कथेतर गद्य में इस युग में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। तो 4 युगों के माध्यम से यहाँ पर चर्चा मैंने कर ली है पूरी विकास यात्रा पर कथेतर गद्य साहित्य की। निष्कर्ष तौर पर बात करें, अभी तक चीज़ें आप समझ गए होंगे, हालांकि बाकी मैं यहाँ पर एक बार पढ़ देती हूँ कि कथेतर गद्य साहित्य का विकास हिंदी साहित्य के
बौद्धिक और सामाजिक विस्तार का भी प्रमाण है। यह न केवल विचार और अनुभवों का दस्तावेज है बल्कि समाज की गति, चेतना और संवेदनाओं का भी प्रतिबिंब है। कथेतर गद्य साहित्य का विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो हर युग की चेतना, समस्याओं और सामाजिक परिवर्तन को अभिव्यक्ति यानी कि आवाज़ देती है। जहाँ कथा साहित्य कल्पना की दुनिया रचता है, वहीं कथेतर गद्य साहित्य जो है वहाँ पर यथार्थ होता है, प्रमाण होते हैं, विश्लेषण होता है, यथार्थ पर विचार विमर्श होता है, चिंतन होता है और भावनाओं के माध्यम से सामने चीज़ों को लाया जाता है। भावनाओं का यहाँ पर पुट क्यों आया है? क्योंकि जब कोई भी विधा साहित्य से जुड़ जाती है, साहित्य का अंग बन जाती है, तो उसमें भावनाओं का पुट या भावनाओं का समाहार होना जायज़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो भावात्मकता का पहलू आया है, इसीलिए यहाँ पर ये बात आई है। बाकी आई होप चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर कोई डाउट या क्वेरी अभी भी रहती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं और अपने इस पेपर से रिलेटेड यानी कथेतर गद्य साहित्य पेपर से रिलेटेड चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारी यूनिट्स बहुत ही बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में कंप्लीट कराई गई हैं, जाकर आप देखिए। अगर कोई टॉपिक ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम सर्च करिए, आपको वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ें क्योंकि इस चैनल के थ्रू हमेशा कोशिश की जाती है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।